नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार, जल्द कैबिनेट विस्तार। तो जब भी मंत्रियों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट का कोई भी विषय उठता है तो ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि लगता है जल्दी ही कुछ कैबिनेट की फेरबदल जैसी बात हो सकती है। 2 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने पूरे किए हैं और जिस समय हम आपसे ये बात कह रहे हैं उसी तारीख को 2 साल पूरे हुए हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सरकार की पेश की और उसमें कई चीज़ें बहुत एक चमकते हुए आगे बढ़ने वाले रास्ते की तरफ भी इशारा करती हैं और वो वैसी ठीक ज़मीन पर उतरें और आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश का मुस्तकबिल भविष्य बदल सकता है। और राजनीति में भविष्य किसी का भी कभी भी बदल सकता है। वैसे तो जीवन भी इसका अपवाद नहीं है, आप और हम भी अपवाद नहीं हैं। एक क्षण होता है और एक क्षण बहुत कुछ ऐसा बदल देता है जो हमें बहुत दे जाता है या हमसे बहुत कुछ ले भी लेता है। बहरहाल ये खेला है और जब से ये धरती मनुष्य इस संसार में आया है वो इन्हीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ता रहा है। और आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के दुष्यंत कुमार जी की वो पंक्तियाँ अक्सर मेरे मन में घर कर जाती हैं कि सुख और दुख की तरफ इशारा करती हैं कि दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा हो गया। दरअसल सुख के प्रति हमारी चाह इतनी गहरी होती है कि हमें सुख हमेशा कपूर की टिकिया की तरह लगता है कि जला, सुगंध बिखेरी और समाप्त हो गया। और जिसको हम दुख मानते हैं कि ये नहीं मिला, धन नहीं आया, पैसा नहीं आया, प्रसिद्धि नहीं आई, उसके दुख से हमारा जीवन भर जाता है, जबकि वो दुख नहीं। ये तो दार्शनिक बात हो गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश में क्या कैबिनेट विस्तार है तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि जल्दी ही कुछ होने वाला है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मकर संक्रांति वो समय हो सकता है। पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपने 2 साल पूरे कर चुकी है। 2 साल बेमिसाल नारे के बीच अब सरकार में परफॉर्मेंस की कसौटी तय हो चुकी है। सभी विभागों की समीक्षा पूरी हो चुकी है। अब मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यही रिपोर्ट तय करेगी कि किसका खेल जमेगा और किसका खेला होगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मकर संक्रांति के आसपास बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। इसके बाद कुछ मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिससे मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसी ओर इशारा किया है। परफॉर्मेंस तो हमारी पार्टी राज्य में भी देखती है, केंद्र से भी देखती है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व राज्य के साथ तालमेल करके इसमें बहुत अच्छे से निगाह दौड़ाता है। ये बात भी सही कि हमारा राष्ट्रीय नेटवर्क खास करके भाजपा का संगठन का जैसे नया बनेगा तो कई सारे समीकरण उसमें से बनेंगे। तो कुछ समय की प्रतीक्षा करो, जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का विषय है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर तंज कसने में पीछे नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के भीतर असंतोष है। वो देर से हो रहा विस्तार उसकी कमजोरी उजागर करता है। ये तो उनका अंदरूनी विषय है। विस्तार करें चाहे लोगों को बाहर बेदखल करें, अभी तो बाहर निकालना चाहिए। गांजे वाले, मछली वाले, फलाने वाले, जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए मंत्रिमंडल से, पहले बाहर करो फिर विस्तार की बात करो। विस्तार जरूरी है तो विस्तार होना चाहिए। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री के 3 पद खाली हैं। वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। यानी आने वाला फेरबदल सिर्फ विस्तार नहीं, बड़ा बदलाव भी हो सकता है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार है। मकर संक्रांति के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। अब सबकी नजर इस पर है कि डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में किसे मौका मिलता है और किसकी कुर्सी खतरे में पड़ती है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार है, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं और क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कई बार चौंकाती है। गुजरात याद कीजिए, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 16 मंत्री बदल गए। मध्य प्रदेश में क्या यही मॉडल फॉलो होगा या नहीं होगा, ये सब तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर दिखता है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये मानते हैं कि
ऐसी गुंजाइश नहीं है मध्य प्रदेश में कि यहाँ मंत्रियों की एक बड़ी संख्या बदल जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक मैसेज पार्टी ज़रूर देगी, क्योंकि आपने अभी लगभग आधा रास्ता तय कर लिया है। तो बाकी जो रास्ता सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ परफॉर्मेंस आपको देना है, आपको जनता के मन में और ताकत से जगह बनानी है, तो वहाँ मंत्रियों को परफॉर्मेंस के साथ सामने आना होगा। तो एक मैसेज बाकी को ज़रूर मिलेगा अगर कुछ लोग कैबिनेट से हटते हैं तो, कि भैया देखिए ये परफॉर्मेंस ऐसा था, कोई विकल्प नहीं था। तमाम बातें हैं, देखेंगे कि क्या मकर संक्रांति पर कुछ होता है या क्या तस्वीर सामने आती है। तो हमारे सवाल देख लीजिए, क्या मकर संक्रांति के बाद नेताओं को कैबिनेट विस्तार का लड्डू मिलेगा? क्या परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट से कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी होगी? क्या बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में कुछ ऐसे मंत्रियों को जगह मिल सकती है जो अभी मंत्री हैं, और बाद में क्या पूर्व मंत्री या कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं, या संगठन के ओहदेदार हो सकते हैं, केंद्र में जा सकते हैं? कई बातें हैं, अगर मगर सब उहापोह और अटकलें जिसको आप कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। जितेंद्र मिश्रा जी हैं, सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। मनोज सैनी हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, मनोज का स्वागत है। साथ ही ब्रज गोपाल लोया जी हैं, वरिष्ठ बीजेपी लीडर और स्पोक्स पर्सन, उनका बहुत स्वागत है। और नवनीत शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। मनोज, एक क्विक कमेंट आपका, फिर नवनीत जी की तरफ चलूँगा। कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से बात हुई, उन्होंने भी बहुत सकारात्मक उत्तर दिया कि होगा, जल्दी होगा, इस तरह का संकेत उन्होंने दिया, और माना ये जा रहा है कि इस मकर संक्रांति या उसके बाद कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कैसे देखते हैं आप? जी देखिए, मकर संक्रांति की बात तो इसलिए आ रही है कि ऐसा चर्चा था कि 15 तारीख के आसपास राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन अब 15 तारीख सामने दिखाई दे रही, तो मुझे नहीं लगता है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अब जब मिलेगा तो फिर वो मकर संक्रांति के आसपास ही, ऐसा कहा जा रहा, 14-15 अगली 14-15, हाँ, वो लिंक अटकलों का कि इधर से कुछ मुक्त तो उधर। यस जी, जी। तो और अच्छा देखिए कि अभी तक जो लोग बात करते रहे वो वैसी बातें रही है, लेकिन हम यूं ही बात नहीं कर रहे हैं। हमसे खुद मुख्यमंत्री ने उस तरफ इशारा नहीं बल्कि बहुत स्पष्ट कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व में कुछ चीज़ें संगठन के भीतर दिखाई देगी, उसके बाद आप देखिए अच्छा होगा। तो बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा। तो ये तो बात सच है कि अभी जब समीक्षा चल रही थी, तो समीक्षा में कुछ मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो समीक्षा में कुछ मंत्रियों को हिदायत भी दी मुख्यमंत्री जी, नाराज़गी भी जताई कि ठीक नहीं है, इसको ठीक करना होगा। तो जो ठीक नहीं है शायद वो समझ रहे होंगे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट में उनके ऊपर भी कुछ ऐसी चीज़ें। शनिवार को भी चर्चा रही कि एक मंत्री को बुलाकर जिनके एक रिलेटिव को लेकर चर्चा चली है, विंध्य रीजन। जी, तो उनको भी कहा गया। तो ऐसी चर्चाएं तो बहुत सारी हुई, लेकिन ये चर्चा नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि हम नहीं कह रहे बल्कि मुख्यमंत्री हमारी चर्चा में खुद कह रहे थे। पर सर जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व को नया मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसमें कुछ लोग यहाँ से, जैसी तैयारियां हैं, वो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई मनोज जी की? कहा जा रहा है कुछ लोग विलफुल इच्छा से भी जाना चाहते हैं केंद्र में। देखिए, कुछ लोग तो जाना चाहते हैं और वो निश्चित रूप से उसमें सच्चाई है। वो अपनी तरह से बात कहते भी रहे कि अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति करते रहे, केंद्र में रहे, ओहदा भी बढ़ा रहा है। तो मंत्री वैसा नहीं रहा कि, और फिर मुख्यमंत्री के साथ काम करना, निश्चित रूप से उन्होंने एक अच्छा अनुभव किया है। उसके लाभ भी मध्य प्रदेश को मिले हैं। बीते वर्षों में हमने देखा कि सीनियर जब लोग होते हैं तो उसका एक अलग तरह से परफॉर्मेंस होता है, उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिला। लेकिन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से, पर एक बड़ी खबर मैं ये दे रहा हूँ कि ये जो मकर संक्रांति की कह रहे हैं, पर मार्च भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, राजनीतिक समीकरण है, और वैसे भी कहा गया सब्र का फल मीठा होता है। देखिए यहाँ मीठा होता है या कुछ लोगों के लिए कैसा होता है। जी नवनीत जी, क्या किस तरह से देखते हैं, और मालवा अंचल के सबसे प्रमुख और प्रदेश की आर्थिक राजधानी में क्या खबरें हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है सर जी कि आप भले मार्च की बात करें कि मार्च में शायद निकल सकता है, मुझे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून सब निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी हम फेरबदल की संभावना तो मुझे नहीं दिखती इस मंत्रिमंडल में, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी खुद इतने ताकतवर भी नहीं हो गए हैं कि वो फेरबदल बहुत ताकतवर तरीके से कर सकें। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग जाना चाहते हैं, सवाल उनके जाने का नहीं, उनको बुलाना भी कोई चाहता है कि पहले भी अगर वो गए हैं तो वापसी उनकी क्या होने की स्थिति है क्या, क्योंकि इसकी गुंजाइश तो मेरे को नहीं दिखती।
और 3-4-5 महीने में अगर चुनाव की स्थिति दिख रही है मुझे जो बंगाल के लिए, तो मुख्यमंत्री जी खुद भी अभी आज बिहार के 6 महीने पहले से भी एक बार ये उठा था मामला कि विस्तार होगा, पर मुझे इसकी संभावना इसलिए कम दिखती कि शायद हो सकता है क्योंकि अभी तो निगम मंडल और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा उसके लिए मध्य प्रदेश प्रमुख नहीं होगा, उसके लिए पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो सारी ताकत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की, मंत्रियों की, सबकी ताकत वहीं लगनी है। मुझे लगता है थोड़ा सा रुक के इंतजार करेंगे मुख्यमंत्री जी भी। और मुख्यमंत्री जी के समय है, क्योंकि आपको याद हो शिवराज जी का कार्यकाल, शिवराज जी ने भी 2-1 साल में तो कभी कुछ किया नहीं, 4 कार्यकालों में उन्हें आखिरी तक टांग के रखा है, और जब अब बिल्कुल लग गया कि अब तो विस्तार कर देना चाहिए तभी उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। और मुझे लगता है मोहन यादव जी भी यही करेंगे, इसकी स्थिति दिखती है। मोहन जी का थोड़ा स्वभाव जिस तरह का है कि वो कई बार चीज़ों से हेड ऑन करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और केंद्रीय नेतृत्व जब पूछता है कि बोलो भैया मोहन जी तैयार हो, कर देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ऊंचा नीचा तो नहीं होगा, अरे कोई नहीं साहब आप तो आ जाओ, आप तो कर दो जो करना है। मालवी ठेठ मालवी में आप शुक्ला जी समझ ही सकते हैं कि वो अपना कहते हैं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप तो जब बोलो मैं तैयार हूँ। तो ये उनका स्वभाव है जो उनको अन्य पॉलिटिशियन से थोड़ा अलग करता है। अब इसके अपने जोखिम भी हैं और इसके अपने फ़ायदे भी हैं। किस तरह से देखते हैं आप जितेंद्र जी? विषय विशुद्ध रूप से ठीक बात है कि बीजेपी का है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के व्यक्तिगत और विशेषाधिकार क्षेत्र में भी गहरी रुचि रखते हैं। शरद जी, सबसे पहली चीज़ तो मुख्यमंत्री जी के जो विस्तार की बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये अधिकार है कि वो अपनी मंत्री परिषद को देखे, समझे, और अगर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो उसका विस्तार करे। लेकिन आप अगर गुजरात की बात अभी कर रहे थे, मुझे लगता है कि अगर विस्तार की नौबत आई तो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल विस्तार में बाहर आ जाएगा और नए मंत्रियों को आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से इस सरकार का परफॉर्मेंस है, जिस तरीके से मंत्रियों की अभी आपने जिक्र किया, अभी हमने एक बॉल बनाई है मुख्यमंत्री के 2 साल पूरा होने पे, आप देखेंगे उसमें ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के 2 साल सरकार के मीडिया के नज़र से। आप ये देखिए पूरी की पूरी बॉल भरी हुई है और जिसमें सारे के सारे मंत्रियों के घोटाले आपके मीडिया ने उजागर किए हैं। तो ये सब चीज़ें बताती है कि आप किसी भी विभाग को शरद जी उठा के देख लीजिए, आप शिक्षा विभाग को देख लीजिए तो किस तरीके का उसमें घोटाला उजागर हुआ, नर्सिंग में देखिए आप क्या हुआ, सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर हम इसकी समीक्षा करें तो एक भी विभाग इस सरकार में ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप विस्तार में बाहर न करें, मुख्यमंत्री को दूसरे मंत्री को लेना पड़े। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप दूसरे मंत्रियों की तो समीक्षा कर लेंगे, आपके पास जो 13-14 विभाग है जिसमें प्रमुख गृह मंत्रालय है, उसकी समीक्षा करने का केंद्र से कोई आएगा? इसकी तो तय होना चाहिए कि इस विभाग की समीक्षा कौन करेगा। आप तो पर काट देंगे, आपको कहीं गलती दिखेगी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति को प्राप्त है तो गृह मंत्रालय है। शरद जी, आप ये देखिए कि किसी भी आंकड़े को, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, आपको मालूम चलेगा कि किस तरीके से नशे की लत में मध्य प्रदेश का 25% युवा नशे में पड़ा है और 25% जेल में पड़ा है। तो कहीं ना कहीं हमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहली समीक्षा हम तो ये कहते हैं केंद्र मुख्यमंत्री के विभागों की कर ले, समझ में आ जाएगा क्या स्थिति है। आप ये देखिए कि मंत्री को कितना भय नहीं है कि एक मंत्री का सगा भाई नशे की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया, आपने देखा। कम से कम इतनी लज्जा तो हो कि हमारे जो रिश्तेदार है, सगे रिश्तेदार है, वो इन सब चीज़ों से दूर रहे। संरक्षण की बात समझ में आती है, लेकिन जब मंत्रियों के भाई इस तरीके के आरोपों में हैं तो मुझे लगता है समीक्षा होनी चाहिए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। नवनीत जी सही कह रहे हैं कि आज की तारीख में मोहन यादव जी इतने सक्षम मुख्यमंत्री नहीं है कि किसी को बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारे निर्णय वो ले सकता है जिसके साथ विधायक दल का समर्थन जुटा हो। ये तो आपको भी मालूम है किस तरीके से मुख्यमंत्री बने। इसलिए मैं नवनीत जी की बात को सहमति प्रदान करता हूं कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के इतना साहस नहीं है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके। ब्रज गोपाल जी, आपने सुना इसके पहले जर्नलिस्ट को भी, और आपने सुना आपके मित्र और कांग्रेस के साथी जितेंद्र मिश्रा जी को भी। उनका दावा है कि इस तरह की परिस्थितियां नहीं हैं, तमाम बातें हैं, आपने सुना, और आप बेहतर जज हैं उन पर उत्तर देने के लिए। जी शरद जी, देखें, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2 वर्ष की सरकार है, और हम तो ये मानते हैं कि सामूहिक नेतृत्व की भावना से लोकतंत्र में सरकारें काम करती हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री बराबर जिम्मेवार होते हैं।
तो मैं जरूर उन्हें बधाई देना चाहता हूं और अपनी तरफ से 2 लाइन जरूर कहूंगा कि जो होता मुंतसिर मैं तो देता 100 के 100 पूरे, इरादों के और मेहनत के अलग से कुछ और भी देता। ये 2 साल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो प्रयत्न किए और उनका मंत्रिमंडल का जो सापेक्ष सहयोग मिला है, वो निश्चित है कि एक मध्य प्रदेश में नया आयाम स्थापित हो रहा है। परंतु मैं फिर भी एक बात मानता हूं कि कभी भी कोई काम के प्रति अगर आपके मन में ये भाव आ गया है कि ये संपूर्ण हो गया है, इसके प्रति हम संतुष्ट हैं और इससे बेहतर नहीं किया जा सकता, तो ये विकास की भावना को रोकने वाला काम होता है। तो यदि मुख्यमंत्री जी का जो विशेषाधिकार है, परंतु उसे यदि उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में संख्या की दृष्टि से और मंत्रियों की आवश्यकता है, व्यवस्था की दृष्टि से और मंत्रियों की आवश्यकता है, या कहीं मंत्रियों को अन्य दायित्व भेजकर किसी अन्य की आवश्यकता है, तो ये तो विशेष अधिकार है। मगर ऐसी बातें सुन के शरद जी बड़ी प्रसन्नता होती है, जो मनोज जी अभी कह रहे थे कि कुछ मंत्रियों ने ये इच्छा जाहिर की है कि वे मंत्री का पद छोड़कर संगठन के लिए काम करें। ये देखिए, ये आज भी भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद डिफरेंस बनाता है, और यही वो हमारी ताकत है कि जहां कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन में काम करने राजी होता है। और मैं जो समझता हूं वो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मंत्रिमंडल ने बेहतर काम किया है। मगर यदि मुख्यमंत्री जी समझते हैं या पार्टी का संगठन समझता है कि किन्हीं व्यक्तियों की आवश्यकता उन्हें है, तो इस आधार पर अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो निश्चित होगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, जितेंद्र जी ने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो लज्जा शब्द का इस्तेमाल किया। जितेंद्र जी, बिल्कुल निश्चित है कि लज्जा हमेशा आनी चाहिए। लज्जा किसी भी लोकतंत्र में सरकार का सबसे बड़ा आभूषण है। क्या बात परंतु है, अच्छी बात कही। लज्जाहीन लोगों को दूसरे से लज्जा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मेरा विनम्र आग्रह है कि हम तो लज्जा के कारण ही ये बार बार रिपोर्ट कार्ड स्वयं का प्रस्तुत करने का साहस कब किन सरकारों में हुआ। आज हम पिछले 3 दिनों से लगातार ये रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वही है जो हमारी जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लज्जित करती है। देखिए, मैं आज ब्रजगोपाल लोया जी से ये उम्मीद कर रहा था कि वो ये कहेंगे कि परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय होगा। आप ये बताइए कि एक राष्ट्र की सिपाही को आप आतंकवादियों की बहन बताते, और आज ब्रजगोपाल जी ये भी नहीं कह पा रहे कि ऐसे मंत्रियों की छुट्टी होगी। ये तो हमने नहीं पकड़वाया है, आपके मंत्री का भाई नशे की तस्करी में मिला है कि नहीं मिला, उसके पास नशेली वस्तु मिली है कि नहीं मिली, इसको स्वीकार करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस तरह के जल्दी से जवाब ले लूं उनका। जी, छोटा सा जवाब। शरद जी, कांग्रेस ने क्या है इस देश में और प्रदेश में एक संस्कृति विकसित करके रखी थी कि यदि कोई आरोपी है तो उसके परिजन का एक इस्तीफा हो जाए और आरोपी दोष मुक्त हो जाए, वो चर्चा से बाहर निकल जाए। और हम ये कहते हैं कि हर आरोपी को कानून से सजा दिलवाना न्याय की व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था किसी अन्य परिजन का इस्तीफा नहीं है। और ये काम जो कांग्रेस करती आई है, इसके कारण अपराधियों को संरक्षण मिला और निर्दोषों के इस्तीफे होते रहे। विजय सिंह को क्या सजा दे दी आपने 2 साल में, मुझे बताइए। 1.5 साल मैं तो फिर से कह रहा हूँ, आप जितेंद्र जी नहीं, आपको ये बताना तो पड़ेगा। चलिए, हम विषय पे लौटते हैं। ऊपर खुले आरोप लगे हैं लोया जी। हम विषय पे आते हैं, विषय पे लौटते हैं। देखिए, इस पर फिर कभी परफॉर्मेंस और क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय हमेशा उठता है, चाहे वह आपराधिक मामलों का विषय हो। कुछ एजेंसियां भी हैं जो संसद के आंकड़े जारी करती हैं, विधानसभाओं के आंकड़े जारी करती हैं। ये विषय इसलिए भी डिबेटेबल रहता है कि जनता चुनने वाली जनता है, जनता ने भरोसा जताया है। तो क्या आपको 5 साल के पहले या फिर हमें निकाय की तरह या पंचायत की तरह राइट टू रिकॉल जैसी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था में भी लानी चाहिए क्या? ये सब बहुत डिबेटेबल इशू है। मनोज, फिर मैं लौटता हूँ। बीजेपी एक नवाचारी पार्टी है। 2014 के बाद से नवाचार बड़े तेज़ हुए हैं, और इसको ये भी इस तरह से भी नहीं देखा जा सकता है कि ये नवाचार का इंटेंशन ठीक नहीं है। आप फैसले करते हो, आप पार्षदों के टिकट बदलते हो, फ़ायदा होता है। आप मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ते हो, 29 लोकसभा सीटें आ जाती हैं। आप ऐसी फ्री बीज की स्कीम्स भी लाते हैं और अपनी ऑफरिंग्स रखते हैं कि आप 163 के करीब खड़े हो जाते हैं। और जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ी है, जिस तरह से उसने चीज़ों को बदला, चौथी पीढ़ी के नेतृत्व हैं अब अधिकांश राज्यों में, तो ये चीज़ें हैं। तो आप इसको देखते हुए कि कैबिनेट विस्तार के दौरान भी कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो, बीजेपी की रीति नीति को देखें तो?
देखिए, गुजरात तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि गुजरात में सरकार ने जोखिम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बीजेपी इसीलिए जानी जाती है। और खासकर जो आप कह रहे हैं 2014 के बाद से जब मोदी और अमित शाह जी आए, तो ये कह सकते हैं कि वो जोखिम बहुत तेज़ी से लेते हैं, बड़े जोखिम लेते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश को वो किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उपजाऊ राज्य कहा जा सकता है, जहाँ से हमेशा बीजेपी की सरकारें बनती रही। यदि 2018 को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है जहाँ भी इस तरह की स्थितियाँ होंगी, लेकिन ये होगा वैसा ही केंद्र और राज्य के चर्चा के बाद। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहाँ से कोई निर्णय ले ले या वहाँ से निर्णय ले ले, पर इस पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि तैयारी अब 2 साल बाद शरद जी जब भी बीजेपी आती है तो फिर अगले 3 साल की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो इस 3 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, जोखिम भी लेते हुए दिखाई देंगे और कुछ बड़े नवाचार जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश उससे अछूता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नवनीत जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूँगा कि निश्चित तौर पर बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परिवर्तन तो करती है, और इसका एक और ट्रेंड हमने देखा है कि अगर अपोजिशन की तरफ से मांग उठती है किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ अपोजिशन के खाते में नहीं दी जानी है। हम फैसला करेंगे। हमारे किसी नेता पर कोई बात है, कोई आक्षेप की बात है, तो वो अपोजिशन के कहने पर नहीं होगा। ये भी बीजेपी ने एक अपने शैली में एक जवाब देने की कोशिश की। बहरहाल वो अलग विषय है। आप कैबिनेट पर ही केंद्रित रहें जैसा आपको उचित लगे। जी, एक छोटी टिप्पणी। देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है, आऊंगा लोया साहब, आऊंगा। आप ये महसूस करने लगे होंगे कि शायद अब धीरे धीरे विपक्ष खत्म होता जा रहा है और पूरी सरकार जो है वो एक दलीय पद्धति में आ गई। मध्य प्रदेश में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार भी नहीं खड़ा कर पा रही। क्यों नहीं खड़ा कर पा रही? क्योंकि जमीन पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में भाजपा में ही जो फैसले होना है, भाजपा उनसे पहले फैसले इसलिए ले लेती कि वो समझती है, वो हाल पहले से जान लेती है, कहते हैं ना मिट्टी का हाल जान लेती है कि ये व्यवस्था उठने वाली, उसके पहले से अपनी तैयारी कर लेती है। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि थोड़ा संक्षेप में सर। जी जी। हाँ जी, मोहन यादव जी पे 2 साल में जो भी किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय इसलिए भी है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था, मतलब शिवराज जी जैसा चेहरा जो था, दर्शनीय चेहरा जो लगातार था, उसके बीच में जगह बनाते हुए उन्होंने 2 साल में अपनी पहचान तो धीरे धीरे बहुत अच्छे से बना दी। सबसे बड़ा सवाल एक ही है कि 5 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा हुआ है। कर्ज को कम करने की कोई योजना सरकार के पास मुझे अभी तो नहीं दिखती है, पर बेहतर होगा कि सरकार इस पे कुछ कदम उठाए, नहीं तो आने वाले समय में जो पीढ़ी आएगी उसके लिए न रोजगार होंगे और सारी जगह पर टैक्स बढ़ाते होकर आप देखेंगे। जी जी, ये एक चुनौती की बात आपने की है। लोया साहब जल्दी से संक्षेप में कह लें, फिर मैं मुझे केवल बहुत छोटी सी बात कहनी है शरद जी कि नवाचार और चौंकाना, ये 2 शब्द भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर हमेशा उपयोग में आते हैं। तो आप नवाचार कर कब सकते हैं? जब आप अपनी विचारधारा पर दृढ़ हो। और आप चौंका कब सकते हैं? जब आपको अपने कार्यकर्ता पर विश्वास हो। जहां व्यक्ति आधारित राजनीतिक दल है, न तो वो चौंका सकते हैं, न वो नवाचार कर सकते हैं। विचारधारा को स्वीकार करना और कार्यकर्ता पर विश्वास करना, ये हमारी परंपरा। जितेंद्र जी, एक बात सीनियर जर्नलिस्ट मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में नवनीत जी, उन्होंने कहा अपोजिशन दिख नहीं रहा, ये भी एक चैलेंज है। जी नहीं, देखिए निश्चित तौर पर अगर अपोजिशन कमजोर पड़ता है तो जनता सड़क पे आ जाती है और हमने पड़ोसी देशों में देख लिया है। अब रहा सवाल मंत्रिमंडल के विस्तार का, तो शरद जी ये मान के चलिए कि जिस तरीके से केंद्र के हस्तक्षेप से मंत्रिमंडल बना है, जिसमें केंद्र से भेजे गए लोग काम कर रहे हैं, मोहन यादव जी के सक्षम नहीं है कि उनको बदल दे। बिना केंद्र की सलाह के कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मोहन यादव जी से ज़्यादा वरिष्ठ मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हैं। इसलिए मुझे लगता है मंत्रिपरिषद के विस्तार को टाला जाएगा। चलिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बीजेपी ऐसी बीजेपी है जो अब कोच की तरह अपने स्टेट के लीडर्स के साथ मिलकर काम करती है। सारे रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, वो अपने कैप्टन्स के साथ बैठते हैं और कोच की तरह कहते हैं कि ये फैसला आप मत लीजिए, ये थोड़ा कड़वा फैसला है, ये हम लेंगे। आप जाएंगे भी अपने स्टेट में तो ये बोलिए कि ये फैसला हमारा है, हमने दूर से बैठ के जो ऑब्जर्व किया है और हमारे पास उसके एविडेंस हैं, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये फैसला लीजिए। ये जो समन्वित बीजेपी की ताकत है, इससे बड़ा परिवर्तन आया है। अब आगे देखते हैं कि कैबिनेट विस्तार के दौरान ये एक सेरेमोनियल प्रोसेस होगी, पारंपरिक सी प्रक्रिया होगी, या फिर ये गुजरात या दूसरे राज्यों की तरह नवाचारी, और जैसा लोया साहब ने कहा कि नवाचार का साहस उसी दल में है जो अपने पर भरोसा रखता है, उस तरह की प्रोसेस होगी। अब ज़्यादा वक्त नहीं है,
ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी, नहीं तो होली के पहले फागुन के समय देखते हैं कौन सा टेसू कितना मुस्कुराता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और नमस्कार।